हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एविडेंस एक्ट के एमसीक्यू को कवर करने वाले हैं। और इसमें एमसीक्यू तो रहेगा ही, जो सारे सभी स्टेट में आते हैं, जैसे कि चाहे वो एमपी जुडिशरी, यूके जुडिशरी या उत्तर प्रदेश जुडिशरी या आरजे जुडिशरी, कोई भी स्टेट का जुडिशरी हो गया। और उसमें एविडेंस एक्ट है, तो एविडेंस के सारे एमसीक्यू यहीं से आएंगे। मतलब मैंने इसमें सब कुछ कवर करके रखा है, रिसर्च बेसिस पे भी है, कॉम्पिटिशन्स की बुक से भी कुछ क्वेश्चंस को मैंने देख करके यहाँ पे रखा है। और बेयर एक्ट्स तो चीजें रहती हैं, तो ऑलमोस्ट इसमें सब कुछ है। अगर एविडेंस के 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो 9 क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में से जरूर मिलेंगे, किसी भी स्टेट के सब्जेक्ट हो, जुडिशरी का चाहे एपीओ का, एक्स वाई जेड कोई भी सब्जेक्ट हो, बट वो एविडेंस से डील करता हो। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं और आपको चीजें बता देता हूँ कि इसमें एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन है, और इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन में 4 ऑप्शन रखे हैं, कुछ क्वेश्चन में सिर्फ क्वेश्चन रख करके उसका आंसर को बता दिए, इससे कि ज़्यादा वीडियो बड़ा ना हो और जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो पाए, क्योंकि ज़्यादा वीडियो बड़े होने पे भी लोग बोर होने लगते हैं। तो वो क्वेश्चन के हिसाब से जो टफ है, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसके मैंने 4 ऑप्शन भी रख दिए हैं। और जिसमें ये सब प्रॉब्लम्स नहीं, उनमें सिर्फ सिंपल, जैसे इन्फोर्समेंट डेट, सिंपल उसका डेट रख दिया है मैंने, यहाँ पे 4 ऑप्शन नहीं रखे हैं। तो एविडेंस एक्ट, अगर आप वीडियो को एक बार दो बार देख लेते हो प्रॉपर तरीके शुरू से लास्ट तक, तो आपका एविडेंस एक्ट बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। प्री तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई रोक ही नहीं सकता। तो आप सब वीडियो को शुरू से लास्ट तक अच्छे से देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि एक वीडियो बनाने वाले को मोटिवेशन मिलता है और अच्छे से इन सब चीज़ों पे वर्क करता है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि एविडेंस एक लैटिन वर्ड है, जो कि एविडेयर वर्ड से बना हुआ है, और इसका मतलब होता है मेकिंग क्लियर ऑफ द फैक्ट। पहला तो हमें ये जानने को मिला, मतलब कि एविडेंस इज अ लैटिन वर्ड। मतलब पूछा जाता है कि ग्रीक वर्ड है, लैटिन वर्ड है, रोमन वर्ड है, तो आप सबको समझ में आ गया होगा, इट इज अ लैटिन वर्ड जो कि एविडेयर से बना है। इसका मतलब होता है मेकिंग क्लियर ऑफ फैक्ट, मतलब क्लियर फैक्ट को क्लियर करना, मतलब क्लियर करके एक तरीके से कोर्ट में प्रोड्यूस करना। नेक्स्ट, किसी भी एक्ट की दो डेट होती है, एक इन्फोर्समेंट डेट होती है, एक होती है इनएक्टमेंट डेट। तो इन्फोर्समेंट डेट इसकी है 1 सितंबर 1872, एंड इनएक्टमेंट डेट है इसका 1 मार्च 1872। तो ये दोनों डेट याद रखनी है, लेकिन इन्फोर्समेंट डेट आप सभी एक्ट के आप लर्न करके रखोगे, चाहे वो आईपीसी हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई भी एक्ट हो। अगर आप जुडिशरी प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो एक बार इनएक्टमेंट डेट अगर आप भूल जाते हो तो चलो ठीक है, भूलना नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है फिर भी। बट आपको इन्फोर्समेंट डेट सभी एक्ट का लर्न करना ही पड़ेगा। दूसरा, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, एविडेंस इज अ comprehensive बट इट इज नॉट एग्जॉस्टिव लॉ। मतलब अब comprehensive है, बड़ा है एविडेंस एक्ट, नो डाउट, बट एग्जॉस्टिव अपने आप पे कंप्लीट एक्ट नहीं है, क्योंकि जनरली आप सब जानते हो कोई भी एक्ट अपने आप में कैसे कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि अगर वो कंप्लीट हो गया तो उसमें अमेंडमेंट नहीं होंगे, चेंजेस नहीं होंगे। तो ये कंप्लीट नहीं है, मतलब एग्जॉस्टिव नहीं है, बट अपने आप पे कॉम्प्रहेंसिव है, मतलब काफी बड़ा एक्ट है। नेक्स्ट, एविडेंस टू बी कन्फाइंड टू फैक्ट इन इश्यू एंड रिलेवेंट फैक्ट। जैसा कि आप तो सेक्शन 5 जानते हो, तो वहां पे बताया गया है कि किन चीज का एविडेंस दिया जा सकता है। तो फैक्ट इन इश्यू एंड रिलेवेंट फैक्ट का सिर्फ और सिर्फ एविडेंस दिया जा सकता है। तो एविडेंस एक्ट को दो चीजों में कन्फाइन किया गया है, फैक्ट इन इश्यू एंड रिलेवेंट फैक्ट। इसके बाद एक्ट नंबर भी आपको ध्यान में रखना है। एक्ट नंबर है फर्स्ट ऑफ 1872। इसमें टोटल 11 चैप्टर्स हैं, टोटल 167 सेक्शंस हैं। और इसमें शामन ने बोला, एनी सच फैक्ट विच पजेस टू प्रोबेटिव फोर्स इज कॉल्ड एविडेंस। जैसे कि आप पूछ के व्हाट इज एविडेंस, उस पर आप चीजों को लिख रहे हो, तो अगर आप किसी एक राइटर के डेफिनेशंस डाल देते हो तो काफी अच्छा लगता है। तो शामन कितने फेमस यूरिस्ट भी हैं, तो इनका काफी अच्छा डेफिनेशन है, एनी सच फैक्ट विच पजेस टू प्रोबेटिव फोर्स, मतलब एक तरीके से जो प्रोबेटिव फोर्स को पजेस करता है, तो उसे हम एविडेंस कह सकते हैं। एंड रिलेवेंसी कनेक्टेड, एंड रिलेवेंसी मींस कनेक्टेड एंड एडमिसिबल। मतलब पूछा था व्हाट इज रिलेवेंसी, तो आप समझ लो कि वो कनेक्टेड होना चाहिए एंड एडमिसिबल होना चाहिए। नेक्स्ट, ये मैगजीम है, काफी अच्छा मैगजीम है, तो इसे आप अच्छे से समझना। falsus in uno, falsus in omnibus। अब इसका मतलब हो गया false in one thing, false in everything। मतलब it is the legal principle that a witness who testifies falsely about one matter is not credible to testify about
अनदर मैटर मतलब अगर एक आदमी एक चीज में झूठ बोल रहा है, जनरली माना जाता है कि तुम अब क्रेडिबल नहीं रह गए दूसरी चीजों को टेस्टिफाई करने के बारे में। नेक्स्ट, प्रूफ इज द इफेक्ट और रिजल्ट ऑफ एविडेंस while एविडेंस इज द मीडियम ऑफ प्रूफ। ये जैसे कि चार स्टेटमेंट ऐसे दे दिए जाते हैं, उसमें पूछा था विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट। तो आप जैसे बताओगे इफेक्ट, प्रूफ इज अ इफेक्ट, मतलब प्रूफ क्या होता है, इज अ इफेक्ट और रिजल्ट ऑफ एविडेंस। मतलब जो प्रूफ होता है वो इफेक्ट और रिजल्ट होता है एविडेंस का, बल्कि जो एविडेंस होता है वो क्या है, वो मीडियम ऑफ प्रूफ होता है। मतलब एडियम सॉरी एविडेंस किसी चीज को प्रूफ करने का मीडियम या एक प्रकार का तरीका होता है। एविडेंस एक्ट इज अ रूल ऑफ, मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट इज अ रूल ऑफ एविडेंस बट इट इज नॉट अ रूल ऑफ लॉजिक। पूछा जाता है कि इट इज अ रूल ऑफ एविडेंस, मतलब जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट 72 है और ये रूल ऑफ एविडेंस है कि रूल ऑफ लॉजिक है। तो आप बताओगे इट इज अ रूल ऑफ एविडेंस नॉट इट इज अ रूल ऑफ लॉजिक। ये लॉजिक पे वर्क नहीं करता है, एविडेंस एक्ट हमारा लॉजिक पे वर्क नहीं करता, ये एविडेंस पे वर्क करता है। नेक्स्ट, अब ये किस पे एप्लीकेबल नहीं होता है, तो इंडियन एविडेंस एक्ट आर्मी एक्ट पे एप्लीकेबल नहीं होता, नेवल एक्ट पे नहीं एप्लीकेबल होता, एयरफोर्स पे नहीं एप्लीकेबल होता, मार्शल कोर्ट पे नहीं एप्लीकेबल होता है, आर्बिट्रेशन पे नहीं एप्लीकेबल होता है, एफिडेविट पे नहीं एप्लीकेबल होता है। बट अगर एफिडेविट पे अगर आप जो भी आप स्टेटमेंट मतलब अपने बयान को दिए और वो ऑर्डर 19 के रूल फर्स्ट को फॉलो कर रहा है, मतलब ऑर्डर 19 में एफिडेविट को बताया गया, अगर आप ऑर्डर 19 को फॉलो करके एफिडेविट पे अपनी स्टेटमेंट दे रहे हो तब उस पे एविडेंस एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज एफिडेविट पे एविडेंस एप्लीकेबल नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने कई चीजों को लिखा है, यहाँ से क्वेश्चन आए भी हैं, तो आप सब इसे बहुत अच्छे से ध्यान दोगे। आर्बिट्रेशन, एफिडेविट या जो फोर्सेस की जो है उन पे एविडेंस एक्ट अप्लाई होता। नेक्स्ट, Indian Evidence Act applicable on judicial proceeding, not on judicial proceeding, not non-judicial proceeding। मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लीकेबल होता है वो सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल प्रोसीडिंग पे, ना कि नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग पे, सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल प्रोसीडिंग पे अप्लीकेबल होता है। फिर आप डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन पढ़ोगे जो कि एविडेंस एक्ट में दिया गया, तो वहाँ पे एक काफी अच्छा स्टेटमेंट है कि व्हाट इज डॉक्यूमेंट। तो वहाँ पे एक है कैरिकेचर, कैरिकेचर इज अ डॉक्यूमेंट। ये काफी अच्छा इलिस्ट्रेशन है, बहुत बार पूछा है कि कैरिकेचर क्या हो। तो कैरिकेचर एक तरीके से आप समझ सकते हो कि कार्टून टाइप में चीजों को बनाना, जैसे कि आप व्यंग किसी को करने के लिए आप कोई ऐसा कैरिकेचर बनाते हो, तो वो सब सारी चीजें इसमें आती हैं। तो ये काफी बार पूछा है कैरिकेचर इज डॉक्यूमेंट और नॉट, तो आप बताओगे कैरिकेचर इज अ डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट, पर्सनल नॉलेज एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ जज इज नॉट एविडेंस। जैसे कि बहुत सी चीजों को जज ऑब्जर्व करते हैं केस को डिसाइड करते टाइम, या उनका खुद का ओपिनियन होता है, खुद को नॉलेज होता है, तो उसे हम एविडेंस नहीं समझेंगे। नेक्स्ट, अब यहाँ से मैंने भाई नंबरिंग करके रखा है क्योंकि पीछे की चीजें काफी इंपॉर्टेंट थी, तो यहाँ से एक नंबर करके क्वेश्चंस को रखा है, तो चीजों को बहुत अच्छे से आप सब समझते जा रहा। तो सबसे पहले यही पूछता है कि एविडेंस एक्ट को ड्राफ्ट किसने किया, हु इज द फादर ऑफ एविडेंस एक्ट, तो आप बताओगे स्टीफन। एंड नेक्स्ट, एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो बहुत से एमसीक्यू बनते हैं, कहीं से कुछ भी उठा के पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देखोगे 65 में ए बी ऐसे करके दो तीन सेक्शन ऐड किए गए हैं, तो उन सारे सेक्शंस को आप ध्यान दोगे। मतलब कि आप हमेशा अगर कंपटीशन निकालना चाहते हो तो आपका ये दिमाग में होना चाहिए कि क्वेश्चंस कहाँ से पुटअप किए जा रहे हैं। तो आप देख लिया 65 में जो भी ए बी जो भी चीजें ऐड किए गए वहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो आप उन तीनों को लर्न करोगे, ऐसा नहीं कि एक लर्न करोगे। तो ऐसे आपको सब कुछ लर्न करना है जिससे कि कोई भी मिस्टेक ना होने पाए आपके कंपटीशन एग्जाम में। तो एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड 65 कैपिटल बी में बताया गया है। नेक्स्ट, रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी अंडर एविडेंस एक्ट और नेदर सिनोनिम्स नॉर कोएक्सटेंसिव। ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, ये एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछता है कि जो रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी इंडियन एविडेंस में एक्ट में है वो क्या सिनोनिम्स है, कोएक्सटेंसिव है, ऐसे लिख देगा। जैसे एक तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया नेदर सिनोनिम्स नॉन कोएक्सिस्टेंसिव। दूसरा ऑप्शन दे सकता है सिनोनिम्स एंड कोएक्सिस्टिव बोथ नन ऑफ अबव। तो रेलेवेंसी एडमिसिबिलिटी नेदर सिनोनिम्स, ना तो मतलब सिनोनिम्स है ना ही कोएक्सटेंसिव है। अब क्यों नहीं है, बिकॉज ऑल एडमिसिबल एविडेंस is relevant
बट ऑल रिलेवेंट एविडेंस इज नॉट एडमिसिबल। काफी अच्छा स्टेटमेंट है, ये सब चीजों को आप ध्यान में रखोगे। फिर सेल्फ रिगार्डिंग स्टेटमेंट कैन बी सेल्फ सर्विंग और सेल्फ फॉर्मिंग। ये क्वेश्चन कहाँ से आप सबको पता होगा, एडमिशन से ये क्वेश्चन उठाया गया है कि जो सेल्फ रिगार्डिंग स्टेटमेंट होते हैं वो सेल्फ सर्विंग एंड सेल्फ फार्मिंग दोनों प्रकार के हो सकते हैं। नेक्स्ट, अंडर द लॉ ऑफ एविडेंस एज अ जनरल रूल ओपिनियन ऑन अ मैटर ऑफ फैक्ट इज रिलीवेंट बट नॉट ऑन अ मैटर ऑफ लॉ। मतलब कि एविडेंस एक्ट में जनरल रूल क्या है कि ओपिनियन मतलब मैटर ऑफ फैक्ट के रिगार्डिंग अगर कोई ओपिनियन है तो उससे रिलेवेंट मान लिया जाता है, बट मैटर ऑफ लॉ के रिगार्डिंग ओपिनियन नहीं माना जाएगा। मतलब मैटर ऑफ फैक्ट के रिगार्डिंग ओपिनियन को रिलेवेंट माना जाएगा, बट मैटर ऑफ लॉ के रिगार्डिंग ओपिनियन को रिलेवेंट नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू जुडिशियल प्रोसीडिंग इन कोर्ट। मतलब ये जुडिशियल प्रोसीडिंग जो कोर्ट में होते हैं उन पे अप्लाई होता है। और 7 नंबर, लॉ ऑफ एविडेंस इज अ लेक्स फॉर, मतलब लॉ ऑफ लैंड है। एट, लॉ ऑफ एविडेंस इज एन एडजेक्टिव लॉ। व्हाट इज एन एडजेक्टिव लॉ? तो एडजेक्टिव लॉ वो लॉ होता है जो कि सब्सटेंशियल लॉ एंड प्रोसीजर लॉ दोनों लॉ को इंक्लूड करता है। तो एविडेंस में बहुत से सेक्शंस में प्रोसीजर को भी बताया गया है, बहुत से सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशंस, मतलब ऑफेंस के डेफिनेशंस के बारे में, ऑफेंस नहीं, जैसे किसी जैसे स्टॉपल हो गया, इट इज अ सब्सटेंटिव लॉ, ऐसे मतलब प्रिंसिपल्स के बारे में बताया गया, एक थ्योरी, एक कॉन्सेप्ट को बताया गया है। तो एविडेंस हमारा दोनों है, एडजेक्टिव मतलब प्रोसीजर एंड सब्सटेंटिव दोनों लॉ को इंक्लूड करता है। जब दोनों लॉ को अगर कोई लॉ इंक्लूड करता है तो उसे हम एडजेक्टिव लॉ कह देते हैं। मतलब एडजेक्टिव लॉ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ substantial law and procedural law. फैक्ट कैन बी फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल फैक्ट। मतलब कि फैक्ट किस फॉर्म में हो सकते हैं, तो आप फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल फैक्ट दोनों फॉर्म में बताओगे। नेक्स्ट, एविडेंस एक्ट मीन्स बोथ फैक्टम प्रोबेस्टम एंड फैक्टम प्रोबेंडम। तो दोनों प्रकार के फैक्ट होते हैं, ये भी आप ध्यान में रखोगे, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जाम में। फैक्ट इन इशू मीन्स, मतलब फैक्ट इन इशू, व्हाट इज फैक्ट इन इशू? फैक्ट एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ विच इज डिस्प्यूटेड बाय द पार्टीज। मतलब ऐसा कोई भी फैक्ट जो एग्जिस्टेंस हो या ना हो, बट उसके बीच में पार्टी के बीच डिस्प्यूट चल रहा है, तो ऐसे फैक्ट को फैक्ट इन इशू बोला जाता है। नेक्स्ट, एविडेंस अंडर एविडेंस एक्ट मीन्स एंड इंक्लूड, मतलब ऑकुलर एंड डॉक्यूमेंट्री दोनों एविडेंस को इंक्लूड करता है। मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट ऑकुलर एंड डॉक्यूमेंट्री दोनों प्रकार के एविडेंस को इंक्लूड करता है। थर्ड, मतलब 13, प्रूफ ऑफ अ फैक्ट डिपेंड अपॉन, मतलब प्रूफ ऑफ फैक्ट किस पे डिपेंड होता है, तो नॉट अपॉन एक्यूरेसी ऑफ स्टेटमेंट बट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। मतलब क्या, जरूरी नहीं कि एक्यूरेसी पे ही स्टेटमेंट मतलब प्रूफ बेस हो, प्रूफ हमेशा या जनरली प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस, मतलब इसकी प्रूफ के एग्जिस्टेंस की प्रोबेबिलिटी, मतलब संभावना पे भी बेस हो सकता है, जरूरी नहीं कि एक्यूरेसी पे ही बेस हो। नेक्स्ट, अब जैसे कि ये पूछता है बहुत अच्छा, प्रेजेंशन अंडर लॉ ऑफ एविडेंस, मतलब प्रेजेंशन ऑफ फैक्ट होगा, प्रेजेंशन ऑफ लॉ होगा, बोथ होगा, नन ऑफ एबव। तो जो प्रेजेंशन हम करते हैं एविडेंस एक्ट में, वो प्रेजेंशन ऑफ फैक्ट एंड लॉ दोनों का कर सकते हैं। नेक्स्ट, अंडर द लॉ ऑफ एविडेंस रिलेवेंट फैक्ट मस्ट बी लीगली रिलेवेंट, मतलब एक तरीके से जो रिलेवेंट फैक्ट होता है वो लीगली रिलेवेंट होना चाहिए। नेक्स्ट, रिलेवेंसी इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड कैन बी रेज्ड एट एनी टाइम। जैसे पूछता है रिलेवेंसी इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और क्वेश्चन ऑफ लॉ, तो आप बताओगे रिलेवेंसी इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड इट कैन बी रेज्ड एट एनी टाइम। शायद आप सबको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और जहाँ पे या जिस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको कोई कंफ्यूजन हो, तो आप सब उस क्वेश्चन का नंबर और अपने क्वेश्चन को जरूर कमेंट में करिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको रिप्लाई करूं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आर नॉट एडमिसिबल इन द एविडेंस। अब कौन से डॉक्यूमेंट को एक तरीके से एविडेंस में एडमिट नहीं किया जाता, तो आप सब जानते होंगे। डॉक्यूमेंट इम्प्रॉपरली प्रोड्यूस, अगर कोई डॉक्यूमेंट इम्प्रॉपर तरीके से प्रोक्योर्ड किया जा रहा है उसे भी नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। या प्रोक्योर्ड बाय इलीगल मीन्स, अगर आप इलीगल मीन्स से कर रहे हो तो उसे भी एडमिसिबल नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, द फैक्ट विच फॉर्म ऑफ द
सेम ट्रांजेक्शन आर रिलेवेंट। तो ये आप सब जानते हो सेक्शन 6 से रिलेटेड है। सेक्शन 6 हमारा बताता है कि जो ऑफेंसेस सेम ट्रांजेक्शन में होते हैं। तो सेक्शन 6 ऑफ एविडेंस एक्ट मतलब सेक्शन 6 में तो ये सेम ट्रांजेक्शन बताया गया है। इस पे जो लीडिंग केस हैं यहाँ पे मैंने लिख दिया है, रट्टन वर्सेस क्वीन एंड बेडिंगफील्ड का केस। ये दोनों बड़े अच्छे केस हैं, तो इन दोनों केसेस को आप सब जरूर देखोगे। ये सेक्शन 6 पे है, मतलब कि सेम ट्रांजेक्शन या पार्ट ट्रांजेक्शन पे ये दोनों क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट, several classes of fact which are connected with the transaction in a particular mode or relevant under section 7 of the evidence act। मतलब कि several classes of fact जो कि मतलब कि connected है सेम ट्रांजेक्शन से इन पर्टिकुलर मोड के वे में, तो सेक्शन 7 में रिलेवेंट है। नेक्स्ट, मोटिव, प्रिपरेशन एंड कंडक्ट आर रिलेवेंट। मतलब ये तीनों चीजें, मोटिव हो गया, प्रिपरेशन हो गया, कंडक्ट हो गया, वो ये तीनों चीजें सेक्शन 8 में रिलेवेंट होते हैं। और आप सब जानते होंगे कि यहाँ पे कंडक्ट प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट दोनों कंडक्ट होता है, तो दोनों एक प्रकार से कंडक्ट में रिलेवेंट सेक्शन 8 में होंगे। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर कंडक्ट टू बी रिलेवेंट अंडर सेक्शन 8 मे बी इधर प्रीवियस और सब्सिक्वेंट, जैसा कि अभी मैंने बताया कंडक्ट में प्रीवियस और सब्सिक्वेंट। नेक्स्ट, fact which are necessary to explain or introduce relevant fact a place, name, date, relationship, identity of parties are relevant। मतलब कि ऐसे फैक्ट जो कि प्लेस को, नेम को, डेट को, रिलेशनशिप, आइडेंटिटी ऑफ पार्टीज को बताते हो कहाँ पे रिलेवेंट है, वो सेक्शन 9 ऑफ एविडेंस एक्ट में रिलेवेंट है। जैसे कि यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन भी होते हैं। आइडेंटिफिकेशन आप सब जानते हैं, आइडेंटिफिकेशन परेड जो पुलिस वाले कराते हैं किसी भी एक्यूज को आइडेंटिफाई करने के लिए। एंड सेक्शन 9 में बताया गया है कि आइडेंटिफिकेशन परेड के रिगार्डिंग है। तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन परेड ऑफ द सस्पेक्ट्स और रिलेवेंट। आइडेंटिफिकेशन परेड हमेशा सस्पेक्ट पर्सन का होता है। एंड नेक्स्ट, द आइडेंटिफिकेशन परेड्स ऑफ कैटल्स आर रिलेवेंट। कैटल्स का भी आइडेंटिफिकेशन परेड रिलेवेंट होता ही नहीं। आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखो, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, generally dying declaration admissible as a evidence under section 32, it has 8 exception and rule of hearsay is an exception of dying declaration। मतलब कि मैंने इस क्वेश्चन में 3 आंसर को लिख दिया है। मतलब जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो 32 में बताया गया है। 32 में आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखोगे कि इसके 8 एक्सेप्शंस बताए गए हैं। एंड डाइंग डिक्लेरेशन का एक्सेप्शन, मतलब डाइंग डिक्लेरेशन इज एक्सेप्शन ऑफ हियरसे, या हियरसे डाइंग डिक्लेरेशन का एक्सेप्शन है। जैसे हियरसे एक तरीके से एडमिसिबल नहीं होता है, लेकिन डाइंग डिक्लेरेशन के केस में हियर से एडमिसिबल होता है, क्योंकि जो आदमी मर गया अब वो तो कोर्ट में जाके स्टेटमेंट अपना दे नहीं सकता, तो उसके स्टेटमेंट को जो सुना है उस प्रकार के एविडेंस को तो आप उस प्रकार के स्टेटमेंट को आप हियर से ही बोलोगे, तो जो सुना है वही बोलेगा, तो उसे एक्सेप्ट भी किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है हियर से इज एन एक्सेप्शन ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। नेक्स्ट, which of the following statement hold true for dying declaration। मतलब अब डाइंग डिक्लेरेशन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। when eyewitness affirm that the deceased was not in the fit state to make declaration, medical opinion cannot prevail। अब अगर आई विटनेस ने कह दिया कि वो फिट नहीं है डिक्लेरेशन करने के लिए, तो वहां पे एक तरीके से मेडिकल ओपिनियन भी प्रिवेल नहीं कर सकता। नेक्स्ट, in which of the following case the evidence given by witness will not be relevant under section 33 of evidence act, when the witness is staying abroad। मतलब अगर witness अगर अपने देश के बाहर रह रहा है तो भी सेक्शन 33 उस पर अप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब कि तो उस पर सेक्शन 33 अप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब कि रिलेवेंट उसका एविडेंस नहीं होगा। 28, accused wants to submit a document for consideration under section 35 of evidence act, in which of the following case will the document become irrelevant। मतलब 33 में बता रहा है कि 35 में बता रहा है कोई डॉक्यूमेंट कब इरेलीवेंट बन जाएगा, तो यहाँ बता रहा है कि इट इज नॉट एन एंट्री मेड इन पब्लिक और द ऑफिशियल बुक रजिस्टर्ड और रिकॉर्ड। नेक्स्ट, अ पार्टी वांट टू सेट
असाइड अ जजमेंट अंडर सेक्शन 44, अगर कोई पार्टी 44 में जजमेंट को सेट असाइड करना चाह रहा है, कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस कैन ही डू शो, मतलब किस केस में ऐसा वो कर सकता है। तो कह रहा है कि इन द केस जजमेंट वाज पास्ड बाय सुपीरियर कोर्ट, अगर सुपीरियर कोर्ट के द्वारा जजमेंट पास हुआ है तो एक प्रकार से उसे सेट असाइड करा सकता है। नेक्स्ट सेक्शन 61, स्टील विद कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रूव्ड बाय एदर प्राइमरी और सेकेंडरी। तो 61 तो आप सबको काफ़ी अच्छे से पता होगा, काफ़ी इजी सेक्शन, वहाँ बताया जाता है कि डॉक्यूमेंट के कंटेंट को आप प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस के थ्रू ही आप प्रूफ करोगे। नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ सेकेंडरी एविडेंस हैज़ बीन गिवन अंडर सेक्शन 63, मतलब कि सेकेंडरी एविडेंस की डेफिनेशन 63 में दिया गया है। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा है, तो इसमें पढ़ रहा हूँ तो बच्चे थोड़ा समझना। Be an accused wants to submit carbon copy of suicide note as secondary evidence, मतलब कि बी एक accused है, सुसाइड नोट का सेकेंडरी कॉपी कोर्ट में प्रोड्यूस करना चाहता है। द ओरिजिनल इज विद अपोजिट पार्टी एंड ही हैज फेल्ड टू प्रोड्यूस द सेम, मतलब कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपोजिट पार्टी के पास है और वो सबमिट करने में फेल हो गया है। द सुसाइड वाज नॉट विद इन द नॉलेज ऑफ द accused प्रायर टू द रिसिप्ट ऑफ कार्बन कॉपी। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? तो यहाँ बताया गया है कि एविडेंस कैन बी एडमिटेड, इसलिए एडमिट हो जाएगा क्योंकि फर्स्टली कॉपी उसका प्रोड्यूस करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो अपोजिट पार्टी के हाथ में है, वो प्रोड्यूस नहीं करना चाह रहा है, तो इसलिए कॉपी वाला डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया जा सकता है। एंड the evidence can be admitted as satisfied the requirement of both section 64 and 65, मतलब अगर दोनों सेक्शन के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दे रहा है तो ऐसे एविडेंस को प्रेजेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट, 65 की कितने एक्सेप्शंस है? तो आप सब ध्यान रखोगे, 65 सेक्शन 65 के 7 एक्सेप्शंस है। नेक्स्ट, प्रूफ एज इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को के प्रूफ को आप कहाँ पे बताया गया है? तो वो बताया गया सेक्शन 67 कैपिटल ए में। नेक्स्ट, विच सेक्शन डील विद प्रूफ ऑफ अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, तो ऑफिशियल अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग जो सेक्शन है वो हमारा सेक्शन 78 है। नेक्स्ट, विच सेक्शन अमेंडमेंट बाई क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2013, मतलब कि जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2030 हुआ था उसके थ्रू कौन से सेक्शन को अमेंड किया गया था? तो वो था हमारा सेक्शन 119। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर सेक्शन 154 ऑफ एविडेंस एक्ट, तो 154 ऑफ एविडेंस एक्ट रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो यहाँ पे है द कोर्ट कैन गिव द लीव अंडर दिस सेक्शन सुओ मोटो, मतलब इस सेक्शन के अंदर कोर्ट सुओ मोटो लीव दे सकता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज प्रॉपर अंडर सेक्शन 148, तो आप कह रहे हैं कौन सा यहाँ पे क्वेश्चन प्रॉपर है 148 में? तो इफ दे आर ऑफ सच नेचर दैट द ट्रूथ ऑफ द इम्पुटेशन टच द क्रेडिबिलिटी ऑफ विटनेस, मतलब वही क्वेश्चन सही होंगे जो कि विटनेसेस की क्रेडिबिलिटी को तरीके से टच करते तरीके से इम्पैक्ट डालते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है तो इसे हम पढ़ देना है, आपसे थोड़ा समझने की कोशिश करना। ड्यूरिंग द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट मेड बिफोर द पुलिस ऑलमोस्ट ऑल कंट्राडिक्शन और ओमिशन वेयर ब्राउट ऑन रिकॉर्ड which were portion from the statement made before the police that were not deposed before the court, which of the following statement will apply to the case, मतलब ऐसे केसेस में कौन सा स्टेटमेंट अप्लाई होगा? तो यहाँ पे है द क्रेडिबिलिटी ऑफ विटनेस हैज नॉट बीन इम्पीच्ड बिकॉज द कंट्राडिक्शन वर नॉट एज द कंटेम्पलेटेड अंडर सेक्शन 145 ऑफ एविडेंस एक्ट। तो इसे आप एक दो बार पढ़ना, अगर कोई डाउट रहेगा तो आप जरूर कमेंट करना। नेक्स्ट, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ों को डीप में नहीं, मतलब बहुत चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए डीप में इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ढेर सारे क्वेश्चंस हैं तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा, मतलब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्टकट में चीज़ों को बता रहा हूँ। आप सब पढ़ना देखना, अगर कोई भी डाउट रहेगा बिल्कुल फ्रीली आप सब क्वेश्चंस अपना कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जरूर करना, मैं जरूर आंसर बताऊंगा। नेक्स्ट, अ पर्सन समन टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट डज नॉट बिकम ए विटनेस, अगर मतलब आप किसी पर्सन को समन करने के लिए बुलाते हो, मतलब किसी पर्सन को आप डॉक्यूमेंट को सबमिट करने के लिए समन करते हो
तो वो विटनेस नहीं बन जाता जब तक कि उसे एज ए विटनेस ना बुलाया जाए। मतलब किसी आदमी को सिर्फ समन कर देने से कि तुम्हें डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है तो विटनेस नहीं बन जाता जब तक कि उसे एज ए विटनेस ना बुलाया जाए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड ट्रू फॉर एग्जामिनेशन इन चीफ ऑफ विटनेस। मतलब कि चीफ एग्जामिनेशन में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। इट मस्ट बी ओनली रिलेट टू रेलिवेंट फैक्ट, मतलब चीफ एग्जामिनेशन हमेशा रेलिवेंट फैक्ट से ही होना चाहिए। फिर कह रहा है कि क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2030 के थ्रू कौन सा सेक्शन ऐड किया गया, 53 कैपिटल ए को भी एक तरीके से इंसर्टेड किया गया है बाई 2023 अमेंडमेंट के थ्रू। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन प्रेस्क्राइब मेथड बाई विच सिग्नेचर कैन बी प्रूव्ड। सिग्नेचर आप सब जानते होंगे बहुत अच्छे से, 54 सॉरी 45 एंड 46 दोनों सेक्शन के थ्रू सिग्नेचर प्रूफ किया जा सकता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अफेक्ट ऑफ एडमिशन। तो यहाँ पे एडमिशन के रिगार्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, इसे आप सब पढ़ना, काफ़ी बड़ा है। अगर कोई डाउट होगा तो मैं इसे समझा दूंगा आप सबको। तो फिलहाल एक दो पॉइंट मैं बता देता हूँ, जैसे कि सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस माना जाता है, रिलाइड अपॉन प्रूविंग द ट्रूथ ऑफ द फैक्ट इनकॉर्पोरेटेड देयर इन। तो एक प्रकार से ये चीज़ें हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। एन अटेस्टिंग विटनेस इज, मतलब अटेस्टिंग विटनेस कौन है, तो यहाँ पे आप बताओगे one who sign his name to instrument at the request of party or parties for the purpose of proving identifying it। एंड नेक्स्ट, अ विटनेस हु हैज अटेस्टेड टू द डॉक्यूमेंट। मतलब अटेस्टिंग विटनेस तरीके से जो इंस्ट्रूमेंट पे साइन वाइन करता है उसी को हम अटेस्टिंग विटनेस मानते हैं। इसलिए अच्छे से पढ़ना, कोई डाउट होगा क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट 46, or intentionally and falsely leads B to believe that certain land belong to A, and thereby induced B to buy and pay for it. The land afterward become the property of A, and A seeks to set aside sale on the ground that at the time of the sale he had no title। इस पे सेक्शन 15 अप्लाई होगा, एंड ही मस्ट नॉट अलाउड टू प्रूव हिज वांट ऑफ टाइटल। ये भी क्वेश्चन आप सब पढ़ना, अगर डाउट होगा तो कमेंट जरूर करना। एडमिशन एविडेंस इज दो इज द स्टैट विच इज, एडमिशन एक तरीके से क्या है, मतलब इट इज रिलेवेंट, मतलब रिलेवेंट होता ही है एडमिशिबल एविडेंस, एंड नॉट एक्सक्लूडेड बाय रूल ऑफ लॉ और प्रैक्टिस। मतलब एडमिशिबल एविडेंस को आप रूल ऑफ लॉ के द्वारा एक्सक्लूड भी नहीं कर सकते, साथ ही साथ ये रिलेवेंट भी होता है। नेक्स्ट, अब जो यहाँ पे ये 48 क्वेश्चन है, ये 32 सेक्शन 32 के क्लॉज 2 से संबंधित है, तो इसे मैं पढ़ रहा हूँ, अच्छे से समझना आप सब। ए इज accused of a crime committed him at Calcutta. He produced a letter written by himself and date at Lahore on that day and bearing the Lahore postmark of that day. Applying section 21 of Evidence Act, which of the following is possible? इस केस में कौन सा स्टेटमेंट पॉसिबल होगा, तो यहाँ पे है द स्टेटमेंट इन द डेट ऑफ लेटर इज एडमिसिबल बिकॉज if A were died, it would admissible under section 32 clause 2. Next, A is tried for a riot and is proved to have marched at head of a mob. Applying section 9, the cries of a mob are relevant as explanatory of the nature of transaction। तो इधर के जो क्वेश्चंस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये थोड़े टफ क्वेश्चंस भी रहते हैं, तो इसलिए आप इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ना। अगर जो भी डाउट रहेगा तो उसे कमेंट में आप सब जरूर करना। नेक्स्ट, ए इज अ स्कल्पचर agrees to sell B all my modes। A has both models and modeling tools। Applying section 98 of Evidence Act, evidence may be given to show which he meant to sell। अब काफ़ी अच्छा है कि अगर ए ने कह दिया कि मैं आपको सारे स्कल्पचर सेल करूंगा, तो एक तरीके से उसे सेल करना पड़ेगा और इसका एविडेंस यहाँ पे दिया जा सकता है। नेक्स्ट, एंट्री इन मुंजावरी रजिस्टर इज एडमिसिबल। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा है, मुंजावरी रजिस्टर एक तरीके से एंट्री इन मुंजावरी रजिस्टर
किस सेक्शन में एडमिसिबल है, तो आप सब बताओगे सेक्शन 35 में। नेक्स्ट, जो सेक्शन 54 है इसे क्रिमिनल लॉ, इन क्रिमिनल केस अंडर सेक्शन 54 इंडियन एविडेंस एक्ट टू प्रूव दैट द डिफेंडेंट कमिटेड द क्राइम चार्ज एविडेंस में बी नॉट गिवन दैट ही, यहाँ पे किसका नहीं दे सकता, तो बिफोर अ बैड, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, चलो वो शायद क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है, इसे छोड़ देते हैं, शायद बिफोर हो जाएगा यहाँ पे, बिफोर अ बैड रेपुटेशन इन कम्युनिटी एंड has a disposition to commit crime of that kind and had no, मतलब यहाँ पे जो यहाँ पे BORA लिखा है तो शायद यहाँ पे बिफोर हो जाएगा, बाकी आपके सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट, in which following case did the court held that party who produced witness in court produce them as witness of truth and simply because portion of their statement are not favorable to the party producing them, the cannot condemned as based witness। तो इस ये किस केस में एक तरीके से डिसाइड किया गया है, तो आप बताओगे गुलाब चंद्र गंभीर मल वर्सेज खुदीलाल, तो गुलाब चंद गंभीर मल वर्सेज खुदीलाल के केस में ये डिसाइड किया गया। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीडिंग of domestic tribunals and departmental inquiries the evidence act is not applicable, मतलब इन सब चीजों में एक तरीके से एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल नहीं, एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, जैसे कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज हो गई, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग हो गई एंड डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग ऑफ ट्रिब्यूनल्स हो गए, इन सब चीजों पे एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होगा। बाकी ये सेक्शन 33 है, आप सब देख लेना, अगर कोई डाउट होगा तो उससे पूछना, मैं इसे जरूर बता दूंगा। ये भी डाइंग डिक्लेरेशन के जस्ट नीचे वाला सेक्शन है 33, तो देख लेना, कोई डाउट होगा तो बताना, काफी बड़ा है तो मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ, थोड़ा टाइम वेस्ट होगा। नेक्स्ट, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट आर रिलेवेंट, मतलब कि एक्सपर्ट के ओपिनियन को सेक्शन 45 में रिलेवेंट बताया गया है एंड सेक्शन 45 में ये भी बताया गया कि कौन सा ओपिनियन एक तरीके से रिलेवेंट हो, मतलब ये क्या क्या एक तरीके से किन चीज़ों पे वर्क करते हैं, तो ये आइडेंटिफाई ऑफ हैंड राइटिंग, मतलब हैंड राइटिंग को आइडेंटिफाई करते हैं, साथ ही साथ फिंगर इंप्रेशन को भी आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट, ओपिनियन ऑफ एन एक्सपर्ट अंडर सेक्शन 45 इज सपोर्टिव एंड कोरोबोरेटिव नेचर होता है, मतलब जो भी ओपिनियन 45 में दिया जाता है वो सपोर्टिव एंड कोरोबोरेटिव दोनों नेचर में होता है। और डिस्प्यूटेड हैंड राइटिंग कैन बी प्रूव, मतलब कि डिस्प्यूटेड हैंड राइटिंग कैसे कैसे प्रूव किया जा सकता है, तो कॉलिंग बाय एन एक्सपर्ट, मतलब एक्सपर्ट के द्वारा, एग्जामिन बाय अक्यूडेड पर्सन, मतलब कि एग्जामिन अ पर्सन अक्यूडेड विद हैंड राइटिंग, मतलब कि ऐसे पर्सन भी उसे एग्जामिन कर सकता है जो कि हैंड राइटिंग से परिचित हो, एंड कंपेरिजन के द्वारा, जैसे कंपेयर कर लेते हैं कि पहले अगर तुम कहीं लिखे हो तो वो पेज लाओ और अभी वाले राइटिंग को उसे कंपेयर कर लेंगे, ये सब प्रूफ करने के तरीके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस इंटर आलिया एक्टा इज रिसीबल अंडर सेक्शन 46, मतलब ये मैक्सिम है और ये किस सेक्शन से रिलेवेंट है, तो आप बताओगे 46। नेक्स्ट, एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट रेगुलरली केप्ट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस आर एडमिसिबल अंडर सेक्शन 34 ऑफ एविडेंस एक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा इरेस्पेक्टिव वेदर दे themselves create a liability or not। Next, when the court has to ascertain the relationship between one person and another person, the opinion of any person having special means of knowledge and expressed by conduct is admissible under section 50 of evidence act, मतलब रिलेशनशिप के बारे में, तो इसका सेक्शन है 50। रिलेशनशिप इन सेक्शन 50 एविडेंस एक्ट मींस रिलेशनशिप बाय ब्लड और मैरिज और एडॉप्शन, मतलब जो भी सेक्शन 50 में रिलेशनशिप बन रहा है वो इन तीन तरीकों से बन रहा है, मतलब रिलेशनशिप बाय ब्लड, मैरिज एंड एडॉप्शन के थ्रू। नेक्स्ट, ओपिनियन एज टू रिलेशनशिप ऑफ मैरिज अंडर सेक्शन 50, तो यहाँ पे बता रहा है कि दोनों एडमिसिबल होंगे, इज एडमिसिबल इन केस ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट मैरिज एंड डाइवोर्स के केसेस में भी एप्लीकेबल होंगे। नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 45 एविडेंस एक्ट ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट कैन बी ऑन द क्वेश्चन ऑफ फॉरेन लॉ, मतलब कि
यहाँ पे फॉरेन लॉ, मतलब फॉरेन लॉ में भी इन सब चीज़ों के में मतलब क्वेश्चंस किया जा सकता है। नेक्स्ट है फैक्ट ऑफ विच द जुडिशियल नोटिस इज टू बी टेकन आर स्टेटेड इन। तो 57 इसका सेक्शन है, मतलब जुडिशियल नोटिस किसमें एक तरीके से लिया जाएगा, तो वो है सेक्शन 57। तो लिस्ट ऑफ फैक्ट द जुडिशियल नोटिस हैज टू बी टेकन अंडर सेक्शन 57। तो जो भी लिस्ट है जिसमें जुडिशियल नोटिस लिया जाता है वो इलिस्ट्रेटिव तरीके से नेचर में है। नेक्स्ट फैक्ट विच नीड नॉट प्रूव बाय पार्टीज। तो पार्टीज द्वारा कौन कौन सी चीजें नहीं प्रूव करना जरूरी है, तो फैक्ट विच जुडिशियल नोटिस जिनका मतलब जुडिशियल नोटिस लिया जा चुका है, एंड फैक्ट विच हैज बीन एडमिटेड बाय पार्टीज, मतलब जिस फैक्ट पार्टीज ने एडमिट कर लिया है, जिसका जुडिशियल नोटिस लिया जा चुका है, उसे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तो सेक्शन 56, 57, 58 इन सब सेक्शंस को आप जब जरूर देखोगे, काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 57, 58 को तो आप सब जरूर लर्न रखना। नेक्स्ट the court may in its discretion call for proving the fact which have been admitted otherwise than such admissions. Next, oral evidence under section 60 of evidence act may be direct only, मतलब oral evidence हमेशा direct होना चाहिए, इसे आप सब ध्यान में रखोगे। Evidence of document is admissible as a substitute for admissible primary evidence. So documentary evidence is admissible as a substitute for a admissible primary evidence. Next, circumstances under which secondary evidence is admissible. तो मतलब किन circumstances में secondary evidence admissible होगा, तो वो circumstances section 65 में बताए गए, उसे भी आप डीप में जाके पढ़ोगे। Content of a document under section 59 of evidence act cannot be proved by oral evidence, मतलब कि डॉक्यूमेंट के जो कंटेंट्स होते हैं उन्हें हम ओरल एविडेंस के थ्रू प्रूफ नहीं कर सकते। नेक्स्ट, सेकेंडरी एविडेंस ऑफ ए डॉक्यूमेंट मीन्स, मतलब सेकेंडरी एविडेंस जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसका मतलब क्या होता है, कॉपी ऑफ दैट डॉक्यूमेंट एंड ओरल अकाउंट ऑफ द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, ये दोनों चीजों को सेकेंडरी एविडेंस ऑफ डॉक्यूमेंट माना जाता है। नेक्स्ट, सेकेंडरी एविडेंस इज एडमिसिबल, कहाँ कहाँ एडमिसिबल होंगे, वेयर द नॉन प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी एविडेंस, मतलब जहाँ पे प्राइमरी एविडेंस को प्रोड्यूस करना पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे सेकेंडरी एविडेंस प्रोड्यूस किया जा सकता है। नेक्स्ट, ओरल अकाउंट ऑफ कंटेंट ऑफ ए डॉक्यूमेंट इज एडमिसिबल when given by a person who has seen and read the document, मतलब ओरल स्टेटमेंट एक तरीके से कब दिया जा सकता है, जब उसने देखा हो या तो डॉक्यूमेंट को रीड किया हो। नेक्स्ट, a document required by law to be attested can be proved under section 68 of evidence act only by calling at least one of attesting witness, मतलब कि 68 कहता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट को एक अटेस्टिंग विटनेस, एक विटनेस के द्वारा अटेस्टेड होना ही चाहिए। बट टीपीए में आप देखोगे तो यहाँ पे 2 विटनेसेस के द्वारा अटेस्टेशन की बात करता है, बट एविडेंस में एक पर्सन द्वारा अटेस्टेड कोई डॉक्यूमेंट हो गया है तो भी काम चल जाएगा। 82, द कॉलिंग ऑफ at least one attesting witness to be proved document under section 68 is not necessary when the document other than a will is registered under the registration act, मतलब यहाँ पे एक भी अटेस्टिंग विटनेस का जरूरत नहीं है इस वाले केस में, जो कि यहाँ पे आंसर बताया गया है ब्लू कलर में। नेक्स्ट, a will is required to be proved by calling at least one attesting witness, यहाँ पे when is मतलब कि रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड या एडमिटेड, मतलब इन सभी केसेस में किसी विल को एक अटेस्टिंग विटनेस थ्रू प्रूफ करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, पब्लिक प्राइवेट डॉक्यूमेंट, तो पब्लिक डॉक्यूमेंट आपके 74 सेक्शन में दिए गए हैं, प्राइवेट डॉक्यूमेंट आपके सेक्शन 75 में दिए गए हैं, तीन सब सेक्शंस को आप लर्न रखोगे। नेक्स्ट, ओमनिया प्रोशिमेंटर राइट एसा एक्टा, ये एक प्रकार की मैक्सिम है और इस मैक्सिम का मतलब है ऑल एक्ट और प्रेज्यूम टू बी राइटली डन, अब सभी एक्ट सही तरीके से कंप्लीट किए गए हैं। अब ये सेक्शन है 79 ऑफ एविडेंस एक्ट। नेक्स्ट,
एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के साथ मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया है, तो वह है सेक्शन 65 कैपिटल बी। नेक्स्ट, सेक्शन 132 ऑफ एविडेंस एक्ट डज नॉट अप्लाई टू स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन ड्यूरिंग एन इन्वेस्टिगेशन। मतलब ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अगर कोई स्टेटमेंट कहा जा रहा है तो उस पे मतलब कोई स्टेटमेंट जो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कहा जा रहा है 132 में, तो वो 161 में अप्लाई आप सीआरपीसी मतलब 161 ऑफ सीआरपीसी में अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट, 31 ऑफ एविडेंस एक्ट 31 क्या डिक्लेयर करता है, तो यहाँ पे कहता है कि 31 सेक्शन, पहली चीज तो आप ध्यान रखोगे, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, मतलब कि एडमिशन ऑपरेट एज स्टॉपर नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ, तो काफी अच्छा सेक्शन है, इसे तो आप ध्यान रखोगे। और इसमें और चीजों को क्या करा वो पढ़ के बता दे रहा हूँ। एडमिशन नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अ मैटर्स एडमिटेड बट दे ऑपरेट एज स्टॉपर, मतलब जो मैंने पहले स्टेटमेंट बोला था वही यहाँ पे भी है। एंड नेक्स्ट है unless admission are contractual or unless they constitute stoppers, they are not conclusive but are open रेबुटेबल और एक्सप्लेनेशन, मतलब एक तरीके से ये रेबुटेबल नेचर होता है। एडमिशन मतलब रेबुटेबल नेचर होता है क्योंकि एज ऑपरेट एज स्टॉपर नॉट कंक्लूसिव, जो चीज कंक्लूसिव नहीं है वो रेबुटेबल नेचर में होता है, जो चीज कंक्लूसिव होती है वो रेबुटेबल नेचर में नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पे दोनों आंसर सही है। 65 ऑफ एविडेंस एक्ट, मतलब कि अब सेकेंडरी एविडेंस कब कब दिए सकते हैं, तो ये सारी कंडीशंस हैं जिसमें सेकेंडरी एविडेंस दिए जा सकते हैं, तो इन्हें आप रीड करोगे, अगर कोई डाउट रहेगा तो आप मुझसे क्वेश्चंस करोगे। नेक्स्ट, द डिफेंस ऑफ alibi is based because if the accused was not there when the deceased was murdered, he could not have murder murder her section 11, मतलब कि अब एलाबाई का सेक्शन प्ली ऑफ एलाबाई तो सेक्शन 11 में रेलिवेंट है, और उस टाइम होता क्या है कि इसमें प्ली ऑफ एलाबाई क्या होता है, जैसे मान लो एक एक्यूज पे आरोप लगा कि तुमने बिजनौर में मर्डर किया, तो एक्यूज ने प्रूव कर दिया कि जिस दिन बिजनौर में मर्डर हुआ था उस दिन तो मैं मुंबई में था, दिल्ली में था, और मेरा वहां से यहाँ पे आके मर्डर करना पॉसिबल नहीं था क्योंकि इतने कम ड्यूरेशन में मुंबई से आना, मर्डर करके मुंबई चले जाना पॉसिबल नहीं है, तो इन सब सर्कमस्टेंसेस में प्ली ऑफ एलाबाई का सहारा लिया जाता है। नेक्स्ट, द हिस्ट्री शीट ऑफ एन accused person kept in the police station is not a man's character as it is based on hearsay, मतलब एक प्रकार से ये किस पे बेस होता है, तो आप सब बताओगे hearsay पे। नेक्स्ट है the principle on which a dying declaration is admitted in evidence in indicated in the legal maxim, कौन से लीगल मैगजीन को एक तरीके से इंडिकेट कर रहा है, मेमो मॉरिटरस प्रोशिमेटर मेंटेरी, ये भी काफी अच्छी मैगजीन है, तो इसे मैं थोड़ा और समझा भी दे रहा हूँ जिससे आप सबको ध्यान में रहे और लर्न भी आप रखोगे। कह रहा है प्रिंसिपल ऑन विच अ डाइंग डिक्लेरेशन इज एडमिटेड, मतलब कि किस प्रिंसिपल पे डाइंग डिक्लेरेशन एडमिट है, इस प्रिंसिपल पे बेस है, मतलब कि एक प्रकार से जो मर चुका है वो दोबारा उसे फाउंड मतलब फाइंड नहीं किया जा सकता है, पाया नहीं जा सकता, जब उसे दोबारा फाउंड नहीं किया जा सकता तो जो भी उसके स्टेटमेंट को सुना है वो कोर्ट में जाके एविडेंस दे सकता है। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ सेक्शन 44 कैन नॉट बी एक्सटेंडेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब मिस रिप्रेजेंटेशन और अंडू इन्फ्लुएंस पे इसका एक्सटेंशन नहीं हो सकता। नेक्स्ट, सेक्शन 15 डील विद पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑफ जनरल प्रिंसिपल लेट डाउन इन 14, ये भी अच्छा सेक्शन है, ध्यान में रखोगे। This section deal with definition of documentary evidence, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के डेफिनेशन को सेक्शन 3 में बताया गया है, ध्यान में रखना, लोग कंफ्यूज होते हैं सेक्शन 60 के आसपास का कोई सेक्शंस लगा देते हैं एमसीक्यू में, तो बट यही है सेक्शन इसका रियल, इसे भी आप लर्न रखोगे। नेक्स्ट, एविडेंस ऑब्टेन्ड बाय अनडिजायरेबल मींस, ये मतलब कि अनडिजायर मींस जैसे आपने कोई एविडेंस पाया किसी भी तरीके से, अनडिजायर मींस मतलब कि किसी भी गलत तरीकों को अपना करके अगर आप एविडेंस पाते हो तो भी ऐसा एविडेंस एडमिसिबल होता है, मतलब एक्सेप्टेंस है, ये बताया गया था पुष्पा देवी एम जतिया वर्सेस एमएल वाधवन के केस में। नेक्स्ट, एफआईआर इज नॉट एविडेंस, मतलब एफआईआर एविडेंस नहीं होता है, इट इज यूज्ड टू कॉन्ट्राडिक्ट और कोरोबोरेट प्रीवियस स्टेटमेंट, मतलब एविडेंस नहीं होता है, ये प्रीवियस स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट या तो कोरोबोरेट किया मतलब करने के लिए इसका यूज किया जाता है।
नेक्स्ट एविडेंटरी वैल्यू ऑफ एफआईआर, मतलब एफआईआर की एविडेंटरी वैल्यू से रिलेटेड एंड एफआईआर सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं है। इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड केस है हमारा गुलशन कुमार वर्सेज स्टेट। नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज्ड इज एविडेंस, मतलब कि एक्यूज के स्टेटमेंट को एविडेंस माना गया तो इन केसेस में माना गया, मतलब हरी सिंह भगत सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ एमपी के केस में। एंड दिस टाइप ऑफ एविडेंस नॉट डील विद सेक्शन 3 ऑफ एविडेंस एक्ट, मतलब कि जो यहाँ पे एविडेंस बताए गए इन सेक्शंस में, ये सब सीआरपीसी के सेक्शंस हैं, तो इन सब सेक्शंस में जो अभी एविडेंस बताए गए वो सेक्शन 3 में जो एविडेंस की डेफिनेशन दी गई है ऑफ एविडेंस एक्ट उसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट स्पीच ऑफ एमपी एमएलए इज नॉट एडमिसिबल इन कोर्ट, मतलब एमपी एमएलए कुछ अगर बोल देते हैं तो उनको आप कोर्ट में एडमिसिबल नहीं कर सकते। तो ये बताया गया था एस आर मेहरोत्रा वर्सेज स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो एस आर मेहरोत्रा वर्सेज स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश के केस में ये डिसाइड किया गया था। नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ इंक्वेस्ट रिपोर्ट इज नॉट अ एविडेंस, मतलब स्टेटमेंट ऑफ इंक्वेस्ट रिपोर्ट एविडेंस नहीं होता, मतलब इंक्वेस्ट रिपोर्ट क्या होता है ये सब आप सब जानते ही होंगे। नेक्स्ट टेप रिकॉर्डिंग, टेप रिकॉर्डिंग क्या है? टेप रिकॉर्डिंग एक प्रकार का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, इसे आप ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट डॉग ट्रैकिंग मटेरियल, जैसे डॉग जो भी मटेरियल को ट्रैक करता है पाता है वो साइंटिफिक एविडेंस होता है और वो सेक्शन 9 में रिलेवेंट होता है, आप सब लिख लेना। साइंटिफिक एविडेंस होगा और उसकी रिलेवेंसी सेक्शन 9 में होगी। नेक्स्ट कॉर्पस डेलिक्टी मतलब क्या होता है? द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस कंस्टिट्यूटिंग अ क्राइम, मतलब वो फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस जो कि क्राइम को कंस्टिट्यूट करते हैं। ऑफेंस कैन बी प्रूव्ड बाय सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, मतलब कि ऑफेंस को हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के थ्रू प्रूफ कर सकते हैं, जैसे कि गॉड मेक मैक्सिम ए थिंग स्पीक इटसेल्फ, तो एक तरीके से उसी पे बेस है। नेक्स्ट सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, मैन मे लाई बट सर्कमस्टेंसेस टू नॉट, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस वो एविडेंस होते हैं जिससे हम मतलब जहाँ की सिचुएशन परिस्थितियों को देख के हम जान जाते हैं कि यहाँ पे कोई ऑफेंस हुआ है। जैसे मान लो कि अगर रोड पे एक्सीडेंट हुआ है तो वहाँ पे कांच टूटे रहते हैं एंड ब्लड के छींटे रहते हैं, तो सबसे पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ न कुछ एक्सीडेंट हुआ है और किसी आदमी को चोट भी लगी हुई है। तो सर्कमस्टेंसेस झूठ नहीं बोलता, आदमी झूठ बोल सकते हैं। नेक्स्ट डिसप्रूव इज एकिन टू फॉल्स, मतलब डिसप्रूव किसके समान है? फॉल्स के समान है। नेक्स्ट विच फैक्ट नीड नॉट टू प्रूफ, कौन से फैक्ट को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है? एडमिटेड फैक्ट को, प्रेज्यूम फैक्ट को, जुडिशियल नोटिशेबल फैक्ट को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट विच सेक्शन एंड केस डील विद चाइल्ड विटनेस, तो चाइल्ड विटनेस पे केस एंड सेक्शन दोनों कौन से हैं? तो चाइल्ड विटनेस का सेक्शन है 118 एंड इस पे बहुत लीडिंग केस है पंक्षी वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट फैक्ट इन इशू, फैक्ट इन इशू मतलब फैक्ट एग्जिस्टेंस और नॉट एग्जिस्टेंस एंड एक तरीके से क्वेश्चन शायद हो गया है बट डिस्प्यूटेड बाय द पार्टीज, तो ये क्वेश्चन हो गया है पीछे भी। नेक्स्ट प्रूफ ऑफ फैक्ट डिपेंड अपॉन, तो प्रूफ ऑफ फैक्ट किस पे डिपेंड होता है? तो नॉट अपॉन एक्यूरेसी ऑफ स्टेटमेंट बट अपॉन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ इन क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल केसेस इज मच मोर हायर देन इन सिविल केसेस, मतलब कि क्रिमिनल लॉ में अगर प्रूफ आप किसी चीज़ को करना चाहते हो तो उसका स्टैंडर्ड बहुत हाई होना चाहिए, बहुत अच्छे से आपको प्रूफ करना पड़ेगा कंपेयर टू सिविल केस, क्योंकि क्रिमिनल लॉ में आप जानते हो बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा एक्यूज्ड को ही दिया जाता है, इसलिए स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब प्रूफ का स्टैंडर्ड बहुत ही अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट प्रिजम्पशन इंक्लूड अंडर सेक्शन एविडेंस एक्ट प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट एंड प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। नेक्स्ट रिलेवेंसी, अ क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड कैन बी रेज्ड एट एनी टाइम, मतलब रिलेवेंसी क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है, किसी भी टाइम इसको रेज किया जा सकता है। क्वेश्चन ऑफ मोड ऑफ प्रूफ इज अ क्वेश्चन प्रोसीजर बट हैज टू बी रेज्ड at the first opportunity and stand waived if not raised as the first opportunity, मतलब कि क्वेश्चन को फर्स्ट अपॉर्चुनिटी पर रेज करना चाहिए, अगर नहीं रेज कर रहे तो आपने उसका वेव कर दिया, मतलब कि त्याग कर दिया। नेक्स्ट
Section 9, identification, parade and suspect and kettles are relevant. Next, admission must be admission must be examined as whole and not in part. The admission में पर्सन को होल तरीके मतलब कंप्लीट तरीके से एग्जामिन किया जाता है, पार्ट में नहीं. एंड इट इज अ नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ, एविडेंस कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है ये. ऑपरेट एज स्टॉपल, मतलब स्टॉपल के जैसा ऑपरेट होता है. नेक्स्ट, एडमिशन मेड बाय अ पार्टी आर एविडेंस अगेंस्ट प्रीवियस इन स्टेट. ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान में रखोगे. नेक्स्ट, admission by one of the several defendant in a suit against another defendant and admissions by guardian and litem against a minor is not admissible. मतलब इन केसेस में एडमिशन जो होगा वो एडमिट मतलब इन केसेस में एडमिशन नहीं माना जाएगा. नेक्स्ट, 27 में है discovery of some fact which the police had not previously learned from other sources and was first derived from the information given by accused. मतलब accused कुछ बताता है कि वहाँ मैंने चाकू रखे हैं मर्डर करने के बाद, तो उन सब चीज़ों को पुलिस डिस्कवर करने की कोशिश करती है, उसी से सेक्शन 27 रेलेवेंट है. सेक्शन 27 डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स इंक्लूड, यहाँ पे एल मैंने टाइप करने के लिए भूल गया हूँ, उसे भी आप सब इंक्लूड कर लोगे. इंक्लूड्स द ऑब्जेक्ट फाउंड एंड द प्लेस फ्रॉम वेयर इट इज प्रोड्यूस्ड. इन दोनों चीजों को आप ध्यान में रखोगे. नेक्स्ट, कन्फेजन ऑफ वन एक्यूज्ड इज एडमिसिबल अगेंस्ट को एक्यूज्ड. मतलब एक ने कन्फेस किया तो ये कन्फेजन दूसरे एक्यूज्ड के अगेंस्ट भी अप्लीकेबल होता था. इफ दे आर ट्राइड ज्वाइंटली फॉर द सेम ऑफेंस, तो तभी एडमिसिबल होगा को एक्यूज्ड के अगेंस्ट जब उनका सेम ट्रायल मतलब ज्वाइंटली ट्रायल हो रहा हो. नेक्स्ट, नेसेसिटी रूल एज टू एडमिसिबल, मतलब कि एविडेंस एक्ट में जो नेसेसिटी रूल है एडमिसिबिलिटी के रिगार्डिंग वो है हमारा सेक्शन 32, क्योंकि वहाँ पे आप जानते हो कि जो आदमी मर गया है तो उसे पाया नहीं जा सकता, तो उसको एविडेंस दिलाया नहीं जा सकता, इसलिए वहाँ पे आवश्यक है कि जो आदमी उस मतलब जिस जो मर चुका है उस आदमी के स्टेटमेंट को सुनता है वो कोर्ट में आके एविडेंस दे सकता है. नेक्स्ट, सेक्शन 45 ऑफ, अच्छा ये इन सब चलो बता देते हैं. सेक्शन 45 ऑफ एविडेंस एक्ट, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट फॉर आइडेंटिफाई ऑफ हैंड राइटिंग एंड फिंगर इम्प्रेशन, ओपिनियन ऑन क्वेश्चन ऑफ फॉरेन लॉ एंड इट्स नेचर इज सपोर्टिव एंड कोरोबोरेटिव. यहाँ मैंने 45 के बारे में सब कुछ बता दिया. तो 45 में हैंड राइटिंग एंड फिंगर एक्सप्रेशन दोनों को एक तरीके से दोनों के रिगार्डिंग ओपिनियन दिया जाता है, एंड फॉरेन लॉ के रिगार्डिंग भी दिया जाता है, एंड ये सपोर्टिव नेचर का है एंड कोरोबोरेटिव नेचर का है. नेक्स्ट, रेस इंटर आलिया एक्टा, ये मतलब मैक्सिमम सेक्शन 46 से रिलेवेंट है. नेक्स्ट, लिस्ट ऑफ फैक्ट ऑफ जुडिशियल नोटिशेबल, मतलब कि जो लिस्ट है जुडिशियल नोटिशेबल की वो इलस्ट्रेटिव नेचर में है. नेक्स्ट, द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रेशन कॉल फॉर प्रूविंग द फैक्ट, मतलब कि अपने कोर्ट डिस्क्रेशन पे किसी फैक्ट को प्रूफ करने के लिए कॉल कर सकता है. विच हैज़ बीन एडमिटेड अदरवाइज दैन सच एडमिशन, उन्हीं फैक्ट के लिए करेगा जो कि एडमिटेड है अदरवाइज दैन सच एडमिशन. नेक्स्ट, secondary evidence of a document is admissible as a substitute for primary evidence. तो सेकेंडरी एविडेंस को कैसे एडमिसिबल किया जाता है, एक तरीके से वो प्राइमरी एविडेंस का सब्स्टिट्यूट होता है. नेक्स्ट, 92 सेक्शन 92 अप्लाइज टू डॉक्यूमेंट विच आर यूनिलैटरल, बाइलैटरल एंड ट्रिपैरिटेड. इन तीनों प्रकार के डॉक्यूमेंट पे अप्लीकेबल होता है सेक्शन 92. नेक्स्ट, सेक्शन 92 ऑफ एविडेंस एक्ट अप्लाई ऑन डिस्प्यूट बिटवीन पार्टीज टू इंस्ट्रूमेंट ओनली बाइलेटरल डॉक्यूमेंट. तो 92 ओनली बाइलेटरल डॉक्यूमेंट पे अप्लीकेबल होता है. नेक्स्ट, ओरल एविडेंस ऑफ डॉक्यूमेंट इनवैलिडेटिंग द डॉक्यूमेंट इज एडमिसिबल proviso first of section 92. Next, the failure of consideration as contemplated order proviso first of
Section 90 under proviso first of Section 92 of Evidence Act. In validating a document is a complaint want or failure. इन सब क्वेश्चंस को आप ध्यान में रखोगे, काफी टफ क्वेश्चन है, एग्जाम में सब पूछे जाते हैं. नेक्स्ट, मिस्टेक रेफर्ड अंडर सेक्शन प्रोविजो फर्स्ट ऑफ एविडेंस एक्ट. यूनिलेटरल एंड म्यूचुअल मिस्टेक, मतलब जो मिस्टेक प्रोविजो फर्स्ट पे बताया गया है वो यूनिलेटरल एंड म्यूचुअल मिस्टेक हो सकता है. नेक्स्ट, अंडर प्रोविजो 2 ऑफ सेक्शन 92 ऑफ एविडेंस एक्ट, ओरल एविडेंस इज एडमिसिबल. कब एडमिसिबल होगा? वेयर द इंस्ट्रूमेंट इज साइलेंट ऑन द मैटर sought to be proved is consistent with the terms of a document. Next, 93 deal with latent and patent ambiguities. तो काफ़ी अच्छा है ये सेक्शन 93 latent and patent ambiguities से डील करता है. नेक्स्ट, the test ascertaining on which side the burden of proof lies is contained section 102. मतलब कि कौन सा टेस्ट ये मतलब निश्चित करता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ लाइस मतलब किस पे मतलब लाई करेगा, तो ये सेक्शन है आपका सेक्शन 102 मतलब सेक्शन 102. नेक्स्ट, बर्डन ऑफ प्रूफ. बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब हो गया अ मैटर ऑफ लॉ. एज अ मैटर ऑफ लॉ एंड प्लीडिंग इज बर्डन of a establish a case and as to introduction of a fact and partially determine the right to begin. Next, burden of proof under section 101 never shifted. मतलब कि जो burden of proof section 101 में दिया गया है वो कभी भी शिफ्ट नहीं हो सकता, क्योंकि एविडेंस मतलब burden of proof हमेशा शिफ्टिंग नेचर का होता है, और जो 101 में burden of proof का नेचर है वो कभी शिफ्ट नहीं होता. नेक्स्ट, burden of proof is lightened by presumptions, admissions and estoppel. Next, burden of proof under section 102 of evidence act occasionally, मतलब कि 101 में तो कभी शिफ्ट नहीं होता था, बट 102 में जो burden of proof है वो कभी कभी शिफ्ट होता रहता है. नेक्स्ट, इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग burden of proof on the prosecution to prove the guilt of the accused. 105 ऑफ एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू क्रिमिनल ट्रायल्स. मतलब सेक्शन 105 जो एविडेंस एक्ट का है वो सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल ट्रायल्स पे एप्लीकेबल होता है. नेक्स्ट, इन अ क्रिमिनल ट्रायल द एक्यूज हैज टू एस्टैब्लिश हिज प्ली, मिटिगेशन और जस्टिफिकेशन ऑफ एन ऑफेंस प्राइमा फेसी. मतलब कि क्रिमिनल ट्रायल में अगर एक्यूज प्ली करना चाहता है अपनी जस्टिफिकेशन ऑफेंस की जस्टिफिकेशन के रिगार्डिंग, तो उसे प्राइमा फेसी मतलब शुरुआत में ही उसे प्ली करना पड़ेगा. नेक्स्ट, सेक्शन 106 ऑफ एविडेंस एक्ट इज एप्लीकेबल टू, मतलब 106 ऑफ एविडेंस एक्ट किस पे एप्लीकेबल होगा, तो है यहाँ पे आंसर such matter of defense which are supposed to be especially within the knowledge of the defendant. मतलब कि उन फैक्ट को प्रूव करना पड़ेगा कि जो नॉलेज के डिफेंडेंट के नॉलेज में है. नेक्स्ट, एनी पर्सन अंडर सेक्शन 106 ऑफ एविडेंस एक्ट रेफर टू पार्टी टू द शूट. तो जो सेक्शन 106 में एनी पर्सन है, तो एनी पर्सन का मतलब वही हुआ जो शूट के पक्षकार हैं. एनी पर्सन का मतलब ये नहीं हुआ कि किसी भी पर्सन को पकड़ के लाओ, ऐसा नहीं. एनी पर्सन का मतलब सिर्फ और सिर्फ वही पर्सन है जो कि शूट के मतलब पार्टी के पक्षकार है. नेक्स्ट, सेक्शन 112 of evidence act applies when there is dispute regarding paternity of child not deciding date birth of child. मतलब 112 में बताया गया है कि लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड है, जैसे कि किस चाइल्ड को हम लेजिटिमेट मानेंगे, किस चाइल्ड को इलेजिटिमेट मानेंगे. तो यहाँ पे पूछता है कि सेक्शन 112 में पैटर्निटी ऑफ चाइल्ड को डिसाइड किया गया कि मैटर्निटी ऑफ चाइल्ड को डिसाइड किया गया है, तो आप बताओगे पैटर्निटी ऑफ चाइल्ड को, मतलब कि माता कौन है बच्चे की ये नहीं बताया गया है. सेक्शन 112 में ये बताया गया कि बच्चे का फादर कौन है, तो पैटर्निटी ऑफ चाइल्ड को डिसाइड किया गया है. एंड मतलब कि एंड डिसाइडिंग डेट बर्थ ऑफ चाइल्ड, और ये बताया जाता है कि वो बच्चे का बर्थ कब हुआ और उसका फादर कौन है. तो काफी अच्छा सेक्शन, इसे आप सब पढ़ना, कोई डाउट रहेगा तो आप जरूर कमेंट करना. नेक्स्ट, एंड अकम्प्लिकी
अकम्प्लिकी कंपटेंट विटनेस है अगेंस्ट को एक्यूज्ड को। अकम्प्लिकी क्या होता है ये सब आप सबको पता ही होगा, और अकम्प्लिकी को कंपटेंट विटनेस माना जाता है एक्यूज्ड के खिलाफ। नेक्स्ट, प्रेजम्पशंस। प्रेजम्पशन शो ऑन होम बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज, मतलब किसके मतलब शो ऑन होम द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज। नेक्स्ट, अब यहाँ पे सेक्शन 115 जो डॉक्ट्राइन ऑफ एरिस्टॉटल है, इसमें मैंने कई क्वेश्चन मतलब डॉक्ट्राइन ऑफ एरिस्टॉटल की सभी चीजों को मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, मतलब इसमें कई सारे आंसर छिपे हुए हैं। तो सेक्शन 115 मतलब 115 एरिस्टॉटल है। एरिस्टॉटल इज अ रूल ऑफ एविडेंस है, मतलब कि जो एरिस्टॉटल तो 115 में बताया गया है, इट इज अ रूल ऑफ एविडेंस एंड अप्लाइज ऑन लिटिगेशन ऑफ पार्टीज, और उन्हीं पे अप्लाई होगा जो कि मुकदमे के पक्षकार होंगे। एंड previous of the litigating parties and it is a rule of civil action, मतलब कि प्रीवियस ऑफ लिटिगेशन पार्टीज पे अप्लाई होगा। एंड ये सिविल एक्शन का रूल है, मतलब क्रिमिनल एक्शन का रूल नहीं है, इट इज अ रूल ऑफ सिविल एक्शन। एंड नेक्स्ट आंसर है ये, कैन बी साइलेंस नेग्लिजेंस एंड इलेक्शन, मतलब इसे कैसे इलेक्शन को कैसे कैसे किया जा सकता है, तो सॉरी स्टॉपल को कैसे कैसे किया जा सकता है, तो स्टॉपल को साइलेंस के थ्रू, नेग्लिजेंस के थ्रू एंड इलेक्शन के थ्रू किया जा सकता है। एंड मतलब नेक्स्ट आंसर, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, उसे पूछता है इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ, तब बताओगे इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। एंड ये भी एक नेक्स्ट आंसर है, इट इज नॉट अ क्रिएट कॉज ऑफ एक्शन और नॉट अ कॉज ऑफ, मतलब एक तरीके से ये कॉज ऑफ एक्शन को क्रिएट नहीं करता है, और नॉट कॉज ऑफ एक्शन इटसेल्फ, ना तो एक प्रकार से कॉज ऑफ एक्शन है और ना ही कॉज ऑफ एक्शन को क्रिएट करता है। इट शुड बी स्पेशली प्लीडेड, तो स्टॉपल को, रेस जुडिकाटा को, सब रेस जुडिस को, इन सब चीजों को स्पेशली प्लीड किया जाता है कोर्ट में, तब जा करके इसका डिफेंस आपको मिलेगा। तो आपने 115 मतलब मैंने यहाँ पे 115 में के सारे प्रिंसिपल को बता के रखा है, इन चीजों को आप थोड़ा डीप में पढ़ोगे, कोई डाउट रहेगा तो आप जरूर कमेंट करना। नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 41 of evidence act, presumption is with judgment in rem, whether such judgment or inter parties are not, and section 41 is rebutable presumption of law। तो आप मैंने दो बताया है, एक सेक्शन 41 के बारे में जजमेंट इन रेम है एंड दूसरा रेबुटेबल नेचर का है। तो जजमेंट इन रेम क्या होता है ये सब आप सबको पता है, जो कि सभी पे अप्लाई होता है। नेक्स्ट, इन विच केस दिल्ली हाई कोर्ट इशूड गाइडलाइंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ विटनेस, तो विटनेस के प्रोटेक्शन के लिए गाइडलाइंस दिल्ली कोर्ट ने इशू किया था नीलम खेतारा केस में। नेक्स्ट, जाहिरा शेख वाज द प्राइम विटनेस, जाहिरा शेख किस केस में प्राइम विटनेस थी, तो आप बताओगे बेस्ट बेकरी रेट्रायल केस में। नेक्स्ट, रिलेशनशिप इज नॉट अ फैक्टर टू अफेक्ट क्रेडिबिलिटी ऑफ विटनेस, मतलब रिलेशनशिप कोई फैक्टर नहीं होता है मतलब विटनेस की क्रेडिबिलिटी को अफेक्ट करने के लिए, ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था एस सुदर्शन रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, in which case Supreme Court held that material witness and not the number of witness has to take a note to ascertain the truth of allegation। तो ये डिसाइड किया था सुप्रीम कोर्ट ने सैयद इब्राहिम वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, it is well settled law that the rule of prudence required that the evidence of an accomplice should ordinarily be corroborated by some other evidence। It was held by Supreme Court in Francis Stanley versus Intelligence Officer के केस में। Next, falsus in uno, falsus in omnibus, it is a rule of evidence in a criminal trial। एक प्रकार से इट इज अ रूल ऑफ एविडेंस है, यहाँ पे आई के बाद मैंने यहाँ नहीं लिखा है तो आप सब लिख लेना, इट इज अ रूल ऑफ एविडेंस इन अ क्रिमिनल ट्रायल। नेक्स्ट, टेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन परेड इज ओनली एन एक्ट टू इन्वेस्टिगेट द प्रैक्टिस इज नॉट अ बॉर्न आउट ऑफ प्रूडेंस। तो आइडेंटिफिकेशन परेड क्या है, ये इन्वेस्टिगेशन की सहायता करने में हेल्प करता है, प्रैक्टिस इज नॉट बॉर्न आउट ऑफ प्रूडेंस। ये डिसाइड किया गया था सिद्धार्थ वशिष्ठ एंड मनु शर्मा वर्सेस एनसीटी दिल्ली के केस में। नेक्स्ट, हाउ मेनी फैक्ट्स रिलेवेंट अंडर सेक्शन 9, तो सेक्शन 9 में
सिक्स फैक्ट एंड सिक्स फैक्ट तो रिलेवेंट है, एंड सेक्शन 9 ऑल्सो डील विद टेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन पैरेंट। यहाँ पे डी ई मैंने नहीं टाइप किया, मिस्टेक हो गया, तो ई भी आप टाइप कर लोगे। नेक्स्ट, विच सेक्शन डील विद कॉन्स्पिरेटर। तो कॉन्स्पिरेटर का सेक्शन है सेक्शन 10, एंड इस पे जो फेमस केस है मैंने सब लिख दिया है। इन तीनों केसेस को आप जरूर लर्न करोगे, आर वर्सेज ब्लैक, मिर्जा अकबर वर्सेज सम्राट, एंड तीसरा बद्री राय वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। तीनों बड़े अच्छे अच्छे केस है कॉन्स्पिरेटर के संबंध में। इन तीनों केसेस के ध्यान में रखोगे। इसका एक इलिस्ट्रेशन है बहुत बड़ा, इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया है, तो वो इलिस्ट्रेशन भी जरूर पढ़ोगे। तो सेक्शन 11 काफी अच्छा सेक्शन है, तो इसके आप ये 3 केस, वो इलिस्ट्रेशन, डेफिनेशंस देख लिया, आईपीसी की चीजों को थोड़ा आप जो 120 कैपिटल ए 120 कैपिटल बी उन सब चीजों को आप एक्सप्लेन करके लिख दोगे, तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सेक्शन 11 प्लिया फैला वाई से डील करता है। सूट फॉर डैमेज सेक्शन 12 है। एंड नेक्स्ट, फैक्ट शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट माइंड और बॉडली फीलिंग। तो ऐसे फैक्ट जो कि स्टेट ऑफ माइंड या बॉडली फीलिंग को शो करते हैं, वो 14 में रिलेवेंट है। प्रीवियस कन्विक्शन सेक्शन 40 का एक्सप्लेनेशन सेकंड है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट, थिंग्स डन इन कोर्स ऑफ बिजनेस। तो थिंग्स डन इन कोर्स ऑफ बिजनेस का सेक्शन है सेक्शन 16। नेक्स्ट, एडमिशन डील विद सेक्शन 16 to 23 एंड 31। तो यहाँ पे शायद 16 नहीं होगा, यहाँ पे 70 to 23 एंड 31 होगा, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ टाइप हो गया है। अब यहाँ पे केस है एडमिशन का, थिरुजन वर्सेस रिटर्निंग ऑफिसर। इस केस में डिसाइड किया गया, कोर्ट हेल्ड दैट एडमिशन इज ए बेस्ट एविडेंस। मतलब एडमिशन एक प्रकार का बेस्ट एविडेंस होता है, ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होता है। एंड बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट ऑन ऑनर्स ऑफ द मेकर। मतलब एडमिशन के केस में बर्डन ऑफ प्रूफ उस पार्टी के ऊपर रहेगा जो कि एडमिशन करता है। एडमिशन इन सिविल केस, मतलब कि सिविल केस में एडमिशन कब रिलेवेंट होगा, तो इसका सेक्शन है 23। नेक्स्ट, कन्फ्यूजन डील विद। तो कन्फ्यूजन को बताया गया सेक्शन 24 to 30। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन तो बताया गया है, तो दोनों प्रकार के कन्फ्यूजन को इंक्लूड करता है, जुडिशियल एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फ्यूजन। मतलब चाहे आप कोर्ट में कन्फ्यूजन करो, चाहे कोर्ट के बाहर हॉस्पिटल XYZ कहीं पे कन्फ्यूजन करो, दोनों प्रकार के कन्फ्यूजन को रिलेवेंट बताया गया है। नेक्स्ट, प्रीवी काउंसिल हेल्ड दैट कन्फ्यूजन एज अ होल कैरिंग इनकल्पेटरी और एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट। तो इनकल्पेटरी एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर के केस में आया था। एंड दिस प्रिंसिपल एक्सेप्टेड, मतलब कि पाकला नारायण स्वामी से एम्परर के केस में एक्सेप्टेड प्रिंसिपल को इंडिया के पलविंदर कौर से स्टेट ऑफ पंजाब के केस में एंड निशिकांत झा के केस में एक्सेप्ट कर लिया गया था। तो तीनों केसेस बड़े अच्छे हैं कन्फ्यूजन पे, इन्हें भी आप अच्छे से पढ़ोगे, कोई डाउट रहेगा आप जरूर कमेंट करोगे। नेक्स्ट, कन्फ्यूजन टू पुलिस एंड कन्फ्यूजन टू पुलिस कस्टडी। तो पुलिस को जो कन्फ्यूजन किया जाता है वो 25 में है, एंड पुलिस कस्टडी में जो कन्फ्यूजन किया जाता है वो उसका सेक्शन है 27। तो दोनों अलग कन्फ्यूजन है, अच्छे समझना। पुलिस को जैसे कि मान लो कि आपको मार्केट में पुलिस पकड़ी, आपने उससे कुछ बता दिया, तो वहाँ पे 25 अप्लाई होगा। पुलिस कस्टडी मतलब जो आपको लॉकअप में लाके अच्छे से पीटती वीटती है, तो आप कोई कन्फ्यूजन करते हो तो वो उस पर 26 अप्लाई होगा। नेक्स्ट, लिमिटेशंस ऑन एडमिसिबिलिटी। तो लिमिटेशंस ऑफ एडमिसिबिलिटी का सेक्शन 27 है। मतलब 27 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है कन्फ्यूजन को लेकर के, इसे आप जरूर पढ़ोगे। और यहाँ पे बताया गया है कि मतलब कि कई अच्छे अच्छे केस हैं, मैं उन केसेस को भी डिस्कस कर रहा हूँ। और यहाँ पे पहला केस है जैसे कि स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमन उपाध्याय। इसमें बताया गया कि सेक्शन 27 इज अ वैलिड और कॉन्स्टिट्यूशनल एंड इज एन एक्सेप्शन। अब 27 के एक्सेप्शन कौन कौन से हैं, 24, 25 एंड 26। एंड अदर लीडिंग जो केस है इस पे पुलकुरी कोटैया वर्सेस एम्परर। तो 27 पे मैंने 2 केस बताया। पहला केस है 27 की वैलिडिटी को लेकर के, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को लेकर के, वो केस है हमारा देवमन उपाध्याय वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। एंड अदर लीडिंग केस है पुलकुरी कोटैया वर्सेज एम्परर। स्पेलिंग शायद मिस्टेक है पुलकुरी कोटैया का, तो इसे आप करेक्ट कर लेना। एंड इसे आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे, जो भी डाउट रहेगा आप कमेंट करना। नेक्स्ट,
कन्फेजन मेड अंडर प्रॉमिस ऑफ सिक्रेसी इज रिलेवेंट, मतलब कि आपसे कोई प्रॉमिस कर रहा है कि मैं इसे डिस्क्लोज नहीं करूंगा, फिर भी डिस्क्लोज कर दे रहा है, तो ऐसा कन्फ्यूजन रेलिवेंट हो जाएगा। ठीक है, मतलब कन्फ्यूजन मेड अंडर प्रॉमिस ऑफ सिक्रेसी इज रेलिवेंट अंडर सेक्शन 29। नेक्स्ट, एडमिशन नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ बट में स्टॉप, ये सेक्शन है 31। नेक्स्ट, डाइंग डिक्लेरेशन बाय साइन, मतलब कि साइन के द्वारा डाइंग डिक्लेरेशन भी किया जा सकता है। इस चीज को बताया गया था क्वीन इम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला के केस में। नेक्स्ट, in the case of dying declaration exception of death is not necessary, मतलब सॉरी एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ इज नॉट नेसेसरी, मतलब कि डाइंग डिक्लेरेशन केस में डेथ हो ये जरूरी नहीं है। ये बताया गया था पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर के केस में। जैसे कोई आदमी डाइंग डिक्लेरेशन कर दिया, बाद में बच गया, तो जरूरी नहीं कि वो मर ही जाए, मतलब बच गया तो भी वो डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा। ऐसा बताया गया था पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर के केस में। case which case deal with proximity between time of statement and that of death, proximity between time of statement and that of death से केस रिलेटेड है शारदा विरदी चंद वर्सेस शारदा विरदी चंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो काफी इंपॉर्टेंट केस है, इसे भी आप जरूर देखोगे और लर्न रखोगे। नेक्स्ट, मेमो मोरिटरस, चलो ये तो हो गया था ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट, काइंड ऑफ जजमेंट, तो जजमेंट कितने काइंड के होते हैं, तो जो जजमेंट इन रेम है उसे 41 में बताया गया है। एंड प्रोबेट कोर्ट्स, मैटेरियल कोर्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स, इंसॉल्वेंसी कोर्ट्स एंड जजमेंट इन पर्सोनम, तो जो 41 में बताया गया इन लोगों के जजमेंट को तो जजमेंट इन रेम माना गया है, और दूसरा जो जजमेंट का टाइप है वो जजमेंट इन पर्सोनम। तो जजमेंट कितने प्रकार के हो गए, जजमेंट इन रेम, जजमेंट इन पर्सोनम। तो जजमेंट इन रेम को 41 बताया गया, ये सब सारे टाइप्स हैं, और दूसरा आपका जो जजमेंट है वो जजमेंट इन पर्सोनम है। नेक्स्ट, प्रीवियस जजमेंट्स रिलेवेंट टू बार अ सेकंड शूट ऑफ ट्रायल, मतलब जो प्रीवियस जजमेंट होते हैं वो सेकंड सूट और ट्रायल को मना करते हैं, ये चीज बताया। ये मतलब कि एग्जांपल ऑफ रेस जुडिकाटा है, ये सेक्शन 40 ऑफ एविडेंस एक्ट में भी बताया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 के क्लॉज 2 में बताया गया है, सीपीसी के सेक्शन 11 में बताया गया है। मतलब प्रीवियस जजमेंट अगर आ चुका है तो फर्दर उस पर सूट फाइल नहीं होगा, फर्दर ट्रायल स्टार्ट नहीं होगा। ये तो एविडेंस का सेक्शन 40 में बताया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के 20 के क्लॉज 2 में बताया गया है, एंड सीपीसी के सेक्शन 11 में बताया गया। आप इस चीज़ों को पढ़ना, अगर कोई भी डाउट रहेगा तो आप मैं ज़रूर बता दूंगा। बाकी इस पर मैगजीन भी है, काफ़ी अच्छी अच्छी मैगजीन है, उन्हें भी आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 के क्लॉज 2 से सर्च करना, मिल जाएगा। ठीक है, नहीं आप सब कमेंट में करना, मैं सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट, दिस सेक्शन सेज दैट जजमेंट विदाउट ज्यूरिडिक्शन एंड ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड इज वाइड, मतलब कि यहाँ पे एक तरीके से अगर ऐसे समझ लो कोई जजमेंट विदाउट ज्यूरिडिक्शन एंड फ्रॉड से पाया जा रहा तो उसका इफेक्ट क्या होगा, तो ऐसा जजमेंट वाइड होगा। मतलब विदाउट ज्यूरिडिक्शन एंड फ्रॉड से अगर कोई जजमेंट लिया जा रहा है तो ऐसा जजमेंट वाइड होगा। नेक्स्ट, फैक्ट विच कोर्ट मस्ट टेक जुडिशियल नोटिस, तो मतलब कि वो फैक्ट जिनका कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेगा, ये बताया गया है सेक्शन 57 में, और ये 13 टाइप्स के हैं, मतलब कि ऐसे 30 फैक्ट्स हैं जिनको कोर्ट जुडिशियल नोटिसेबल जरूर करेगा। नेक्स्ट, 58 डील विद फॉर्मल एज वेल एज एविडेंटरी एडमिशन, तो 58 में दोनों प्रकार के एडमिशन की बात किए गए हैं, फॉर्मल एज वेल एज एविडेंटरी एडमिशन। 65 के 7 एक्सेप्शन है, मतलब 65 में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को एडमिट किया जाता है और इसके 7 एक्सेप्शंस बताए गए हैं। नेक्स्ट, विच सेक्शन अमेंडेड बाय क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2013, तो यहाँ पे दो सेक्शन को अमेंडमेंट किया गया, सेक्शन 119 एंड 53 कैपिटल ए। नेक्स्ट, अ पर्सन समन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, ये विटनेस नहीं कहा जाएगा, मतलब समन आप किसी को कर दिए हो डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए, सिर्फ इसलिए जो आदमी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस कर रहा है उसे विटनेस नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट, एंड एडमिशन इज नॉट रेलिवेंट इन सिविल केस, मतलब सिविल केस में एडमिशन रेलिवेंट नहीं होगा। इफ इट इज
मतलब कब नहीं होगा, मेड अंडर सर्कमस्टेंसेस फ्रॉम विच द कोर्ट कैन इन्फर दैट पार्टीज एग्री टुगेदर दैट एविडेंस ऑफ इट शुड नॉट बी गिवन। अगर दोनों पार्टी एग्री हो गए थे सिविल केस के रिगार्डिंग कि इस चीज का एविडेंस नहीं दिया जाएगा, और फर्दर अगर एक पार्टी एविडेंस दे देता है सेम मैटर का, तो वैसा एविडेंस सिविल केस में रिलेवेंट नहीं होगा बट क्रिमिनल केस में रिलेवेंट हो जाएगा। 185 क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप पढ़ना, अगर कोई डाउट रहेगा तो मैं जरूर एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट, which of the following section of evidence act does not apply to interrogation by custom officers exercising powers under section 171 ए ऑफ सी कस्टम एक्ट 132। तो काफी अच्छा है, ये भी क्वेश्चंस आप देखना, अगर कोई डाउट रहेगा तो आप जरूर पूछना। नेक्स्ट, सेक्शन 132 of evidence act does not apply to statement made by a person during an investigation under section 161। next, the history sheet of accused person kept in police station is not a man's character as it is based on hearsay। next, section 15 of evidence act deal with particular application of the general principle laid down in section 14। नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लाइबलस कैरेक्टर। लाइबलस कैरेक्टर का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूटिंग और कंटिन्यूइंग लाइबल। तो यहाँ पे मैंने इतने ही क्वेश्चन को फिलहाल रखा है। इसके बाद मैं आप सबको कुछ चीज़ों को ये बताना चाहता हूँ कि आप ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखना कि इनमें से बहुत सी चीज़ों को मैंने छोड़ के रखा है, क्योंकि आप इम्पोर्टेंट चीज़ों पे ध्यान दें तो ज़्यादा बेटर रहता है। बाकी छोटी छोटी जैसे चीज़ें, कम्युनिकेशन का पूरे सेक्शंस को मैंने छोड़ के रखा है, जैसे कि जो 120 से स्टार्ट होकर के 129 तक चलती है, यहाँ की चीज़ों को छोड़ के रखा है। लास्ट के कुछ सेक्शन से उन्हें छोड़ के रखा है। तो मैं एक वीडियो इस पे और बना दूंगा जिससे कि सब कुछ कवर हो जाए, जितनी भी चीज़ें छूटी हैं उनको एक वीडियो और बना के मैं कवर कर दूंगा। इसके बाद आप सब ये ध्यान में रखोगे कि क्वेश्चंस को पढ़ना, यहाँ पे मैंने टाइम बहुत कम लिया है इसलिए आप सब क्वेश्चंस को पढ़ना। अगर जहाँ पे भी आप सबको कोई भी डाउट रहे तो उसे आप क्या करना कि कमेंट उसका करना, और आप कमेंट करोगे तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसका आंसर बताएं, जिससे कि आपकी सारी चीज़ें क्लियर रहें। और चैनल को अगर आप सब सब्सक्राइब ना किए हो तो आप सब सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।